बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों की एक नई सीरीज के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी सीरीज का 20वां पार्ट है MCQ सीरीज 20 इकोनॉमिक्स। यह जो सीरीज है इससे पहले हमने 15 वीडियो की एक सीरीज तैयार की थी जो कि CUET UG और PGT इकोनॉमिक्स के लिए बनाई थी और उसमें सारे के सारे जो बहुविकल्प प्रश्न उत्तर हमने रखे थे या तैयार किए हैं उनमें रखे हैं NCERT की बुक से रिलेटेड। तो आपने यदि वो सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर उसको भी देखिए, क्योंकि उन प्रश्नों को इस सीरीज में दोबारा रिपीट नहीं किया गया है जितने कि हमने 20 वीडियो चलाए हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर यदि पसंद आ रहे हैं या आपको लग रहे हैं उपयोगी हैं तो आपको कमेंट करना है, और यदि आपको लगता है कि ये उपयोगी नहीं है तो हम सीरीज को बंद कर देंगे। इसके साथ आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर करना है। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले बता दें कि अब सारे के सारे जो प्रश्न इसमें रखे गए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, समष्टि अर्थशास्त्र के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन स्टॉक के संदर्भ में सत्य है? ए, मुद्रा धन, बी, सरकारी ऋण, बैंक का बकाया कर्ज, सी, किसी दिन की कुल बचत, डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। ए, मुद्रा हो चाहे धन हो, सरकारी ऋण हो, बैंक का बकाया कर्जा है, किसी दिन की कुल बचत, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये उदाहरण हैं स्टॉक के, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, प्रवाह के उदाहरण है। स्टॉक का उल्टा होता है प्रवाह, फ्लो। ए, मुद्रा का व्यय, सामाजिक सुरक्षा लाभ, लाभांश, बी, आय, बचत, सरकारी घाटा, आयात, निर्यात, सी, उधार या ऋण, मजदूरी या कर, डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ए बी सी पर जितने भी उदाहरण लिखे हैं ये सारे के सारे उदाहरण प्रवाह के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपने इन सबको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निवेश ब्याज दर का फलन है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ए, ब्याज दर आश्रित चर है, बी, ब्याज दर स्वतंत्र चर है, सी, निवेश निर्भर या आश्रित चर है, डी, बी और सी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर है डी, बी और सी जो विकल्प हैं वो सही है। अर्थात जो ब्याज दर होती है निवेश के संदर्भ में वह स्वतंत्र चर है, और जबकि निवेश क्या है वो आश्रित चर है। अर्थात जो निवेश है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। यदि ब्याज की दर घटती है तो क्या होगा, लोन लेना सस्ता होगा जिससे निवेश बढ़ेगा, और यदि ब्याज की दर क्या होती है, बढ़ती है, तो फिर लोन लेना महंगा होगा और निवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुल मिलाकर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है इज द फंक्शन ऑफ आर, अर्थात निवेश ब्याज दर का फलन है। ये हमारा इस प्रकार का उत्तर रहने वाला है। तो ब्याज क्या है, या ब्याज की जो दर होती है वो स्वतंत्र चर होता है, जबकि निवेश क्या होता है वो ब्याज की दर पर आश्रित चर है। जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा बताया कि ब्याज दर के घटने बढ़ने से किस प्रकार से निवेश पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय में उस आय को शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ठीक ठीक ढंग से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय में उस आय को शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ये किसने दी परिभाषा? ए, फीसर, बी, मार्शल, सी, पीगू, डी, कीन्स। करेक्ट आंसर है सी, पीगू। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर पीगू के द्वारा दी गई है। तो इस परिभाषा को आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीडीपी को मापने के कितने तरीके हैं? जीडीपी का अर्थ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद को कितने तरीकों से मापा जा सकता है? ए, 4, बी, 3, सी, 5, डी, 6। करेक्ट आंसर है बी, 3, अर्थात जीडीपी को मापने के 3 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या यह कथन सत्य है? जीडीपी को 3 तरीकों से मापने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात जीडीपी को यदि 3 तरीकों से मापा जाए और परिणाम एक ही आता है, अर्थात आंसर एक ही आता है, क्या यह कथन सत्य है? हाँ, यह कथन सत्य है। बी, हाँ, यह कथन गलत है। सी,
यह कथन सही और गलत दोनों हैं। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए, हाँ यह कथन सत्य है। यदि राष्ट्रीय आय को या जीडीपी को 3 तरीकों से जब क्या किया जाता है, मापा जाता है, तो जीडीपी उतनी ही निकलती है। चाहे उसको उत्पादन विधि से मापा जाए, चाहे उसको आय विधि से मापा जाए, या उसे व्यय विधि से मापा जाए, तो जो जीडीपी है वह बराबर निकल कर आएगी। यदि उत्पाद है कितना 100 रुपये का, तो आय भी बन जाएगी 100 रुपया, और जो 100 रुपया आय बनी तो उतना ही अर्थव्यवस्था क्या कर पाएगी, खर्च कर पाएगी। तो उत्पाद बराबर या उत्पाद का जो मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा, और राष्ट्रीय आय के बराबर क्या होगा, कुल व्यय होगा। तो इस प्रकार से तीनों तरीकों से यदि क्या किया जाता है, जीडीपी को मापा जाता है, तो समान परिणाम निकलते हैं, एक जैसा उत्तर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे शामिल किया जाता है? ए, आयात की गई वस्तुओं को। बी, निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को। सी, मूल्यांतर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो शामिल किया जाता है। डी, बी और सी दोनों कथन सही हैं। करेक्ट आंसर है डी, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे शामिल करते हैं, निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को, कि कितनी राशि निर्यात की गई, ठीक है, या कितना उत्पाद निर्यात किया गया, उसका कितना मूल्य था, और जो आयात किया गया उत्पाद या वस्तु उसका कितना मूल्य था, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अगला है मूल्यांतर चाहे धनात्मक हो। यदि ज़्यादा निर्यात करेंगे और कम आयात करेंगे तो निर्यात का जो मूल्य होगा वो धनात्मक होगा, और पता चला कि निर्यात किया कम और आयात किया ज़्यादा, तो ऐसे में जो मूल्य निकलेगा वह क्या होगा, वह ऋणात्मक होगा। तो कुल मिलाकर निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को, चाहे वह क्या हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वह राष्ट्रीय आय में या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परियोज्य आय मानी जाती है। परियोज्य आय को उपभोग्य आय या डिस्पोजल इनकम भी कहते हैं। ए, वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो आय बचती है। बी, वैयक्तिक आय में से अप्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो आय बचती है। सी, परियोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय ऋण प्रत्यक्ष कर। डी, ए और सी दोनों कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, जो परियोज्य आय क्या होती है, कि वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो आय बचती है। वैयक्तिक आय यानी किसी व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है उसमें से क्या किया जाएगा, जो डायरेक्ट टैक्स है अर्थात आय कर को घटा दिया जाएगा, और उसके बाद जो आय किसी व्यक्ति को प्राप्त होगी वह परियोज्य आय या उपभोग्य आय कही जाएगी। और सी वाला ऑप्शन है परियोज्य आय, इस सूत्र के रूप में लिखा हमने कि परियोज्य आय को निकालने के लिए क्या कहेंगे कि वैयक्तिक आय में से आप प्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो जो इनकम किसी व्यक्ति को प्राप्त होगी वह उसकी परियोज्य आय या उपभोग्य आय होगी। इसको कैसे समझते हैं, माना किसी व्यक्ति की इनकम है सालाना 12 लाख, ठीक है जी, वो तो हो गई वैयक्तिक आय, और उसमें उसको देना पड़ा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है इनकम टैक्स, और उसने 2 लाख इनकम टैक्स दे दिया, ठीक है, 12 लाख में से, तो 12 लाख हो गई वैयक्तिक आय, और प्रत्यक्ष कर दे दिया उसने सरकार को 2 लाख, तो 12 लाख में 2 लाख घटा दीजिए तो कितना बचा 10 लाख। 10 लाख क्या होगी, परियोज्य आय, जिसका वो प्रयोग क्या कर सकता है, विभिन्न प्रकार के खर्चों पर करेगा। लेकिन परियोज्य आय भी 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक चीज का तो क्या करेगा, उपभोग करेगा, और एक चीज का वो क्या करेगा, बचत करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको 10 लाख मिली और उसने सारी की सारी फूंक दी, 1 साल तो चलेगा, लेकिन लंबे समय तक जीने के लिए अर्थात भविष्य में उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वैयक्तिक आय अर्थात परियोज्य आय जब बचेगी तो उसमें से भी व्यक्ति उसका कुछ उपभोग करेगा और कुछ बचाएगा। तो समझ गए होंगे कि परियोज्य आय क्या होती है, वैयक्तिक आय में से जो इनकम टैक्स है जिसको कि डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं उसको घटाना है, उसके बाद जो आय बचेगी वह परियोज्य आय कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या इसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी, अर्थात जो विकल्प दे रखे हैं इनकी गणना या गिनती राष्ट्रीय आय में की जाएगी यदि ये बिकती हैं तो। जैसे पुरानी कार है, पुराना घर है, पुरानी मशीनरी है, पुराना स्कूटर है इत्यादि का लेन देन। ए, बी, कंपनियों के पुराने शेयर। बी, पुराने स्टॉक की खरीद और बिक्री, पुराने बॉन्ड इत्यादि। सी, जुआ,
तस्करी, शराब का अवैध व्यापार। डी, उपरोक्त सभी विकल्पों की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। अर्थात ए बी सी पर जितने भी हमने उदाहरण लिखे हैं, इनकी जो गणना यदि बिकती हैं तो इनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे पुरानी कार है तो व्यक्ति ने जिस साल में कार खरीदी होगी, जितने रुपए की खरीदी, ठीक है, तो उस साल में उस कार के द्वारा जितनी आय प्राप्त हुई उस साल में वह राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुकी है। अब पुरानी कार को दोबारा बेचते हैं तो दोबारा बेचने से तो मूल्य तो कम मिलेगा, लेकिन उसकी गिनती राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी, क्योंकि उसका तो जो गणना होना था वो पहले ही हो चुका है। ऐसे पुराने घर के संदर्भ में भी होता है। ऐसे ही कंपनी के पुराने शेयर तो मैंने बहुत पहले ले लिए थे, ठीक है जी, तो उसका मूल्य तो उस समय चुकाया जाता है, ये जिसने भी चुकाया, ठीक है, और वर्तमान में किसी को देता है तो ये तो वित्तीय लेन देन ही होता है। इसके अलावा जुआ है, तस्करी है, शराब का अवैध व्यापार होता है। इस प्रकार का जो कारोबार होता है इससे भी पैसा आता है, लेकिन इसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र में सामाजिक लेखांकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सोशल अकाउंटिंग जो वर्ल्ड आया, इसका पहला प्रयोग अर्थशास्त्र में किसने किया? ए, J.R. हिक्स, बी, J.M. किन्स, सी, पिकॉक, डी, कूपर। करेक्ट आंसर है ए, J.R. हिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, सामाजिक लेखांकन की समस्या है। यह राष्ट्रीय लेखांकन की या राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या आती है? ए, सार्वजनिक सेवाएं दोहरी गणना, बी, माल सूची समायोजन, मूल्यह्रास, सी, आरोपण, डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, ए, सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, चिकित्सा की है या एजुकेशन की है या पुलिस की है या फौज की है या न्यायालय की है, बहुत सारी सेवाएं जो होती हैं वो समाज को प्रदान की जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन सेवाओं से लोगों को कितना कितना लाभ होता है, इसका मौद्रिक मूल्य निकालना कठिन हो जाता है। दोहरी गणना की समस्या आ जाती है कि राष्ट्रीय आय में कभी कभी कोई वस्तुएं दोबारा यदि गणना हो जाती है, ठीक है, उनका मूल्य डबल हो जाता है, जबकि एक बार गणना होनी थी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय ज़्यादा बढ़ सकती है यदि व्यक्ति त्रुटि करता है तो। बी है माल सूची समायोजन। यदि किसी फर्म के पास जो माल सूची है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी वो बढ़ सकती है या घट सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ता था, बुक में लिखने में उसको बार बार हिसाब किताब लगाना पड़ता है, ये भी एक समस्या बन जाती है। मूल्यह्रास, वस्तुएं अर्थात जो मशीनरी होती है वो घिसती पिटती रहती हैं, तो उनके मूल्यह्रास को निकालने में भी क्या होती है, बार बार गिनती करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर मूल्यह्रास को जानने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जो कि एक समस्या बनी रहती है। सी है आरोपण। आरोपण क्या होता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक गृह स्वामिनी है, यानी कि जो हाउस वाइफ है या किसी की माताजी है, वो अपने बच्चे की देखभाल करती है, उनके लिए भोजन बनाती है, उनके कपड़े धोती है, या अनेक प्रकार के कार्य उनके लिए करती है, लेकिन घर वालों के द्वारा या बच्चों के द्वारा उनको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह आरोपण का उदाहरण होगा। और इस प्रकार यदि वही यही काम कोई व्यक्ति या महिला अन्य जगह करती तो उसको क्या मिलता, पैसा मिलता, लेकिन माता जी को तो नहीं मिल रहा है। ओके जी, तो ये भी सामाजिक लेखांकन में समस्या पैदा करता है। यदि किसी के खेत में बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता है तो वो बाकी तो बेच देता है, लेकिन शेष अपने पास रखता है साल भर के लिए जितना उसे चाहिए, तो उसकी गणना भी राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का भवन है जिसमें वह रहता है, ठीक है जी, तो उसकी गिनती भी राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। यदि वो किसी को किराए में दे देता तो जितनी राशि उसको किराए में मिलती तब तो जरूर उसकी गणना क्या होती, राष्ट्रीय आय में की जाती। तो कुल मिला के आरोपण में क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता है, इसका बाजार मूल्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें राष्ट्रीय लेखांकन से छूट जाती हैं। ओके, तो यह हो गया आरोपण। तो कुल मिलाकर सामाजिक लेखांकन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ये तमाम समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र के बीच आय के चक्रीय प्रवाह की मान्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र के बीच यह आय के चक्रीय प्रवाह का 2 सेक्टर मॉडल है। एक है इसमें घरेलू क्षेत्र और दूसरा इसमें है व्यवसाय क्षेत्र। ओके जी, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ठीक है, एक में हो गया बिजनेस सेक्टर। ए, घरेलू क्षेत्र को व्यवसाय क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है
वह संपूर्ण आय घरेलू क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर खर्च कर देता है। बी, फर्म बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती है तथा उसकी माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी, व्यवसाय क्षेत्र अवितरित आय को सुरक्षित नहीं रखता है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में घरेलू क्षेत्र को बांट देता है। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। यानी कि जब क्या है, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है घरेलू क्षेत्र जिसे हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं या परिवार कहते हैं, दूसरा व्यवसाय वाला क्षेत्र है, बिजनेस सेक्टर है या जिसे फर्म कहते हैं। तो घरेलू क्षेत्र को व्यवसाय क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है, यानी कि घरेलू क्षेत्र को व्यवसाय क्षेत्र से आय कब प्राप्त होगी, जबकि वो भूमि, ठीक है, श्रम, पूंजी और साहस क्या करेगा, व्यवसाय क्षेत्र को प्रदान करेगा। तो उसके बदले वो क्या देंगे, उसको लगान दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी, ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, अंत में लाभ दिया जाएगा। तो उसके बाद व्यवसाय क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं वो स्वयं घरेलू क्षेत्र के द्वारा खरीदी जाती हैं। तो जितनी आय उसने प्राप्त की घरेलू क्षेत्र ने, वो फिर क्या होती हैं, व्यवसाय क्षेत्र के पास वापस चली जाती हैं, क्योंकि बिजनेस सेक्टर में या किसी फर्म ने जो वस्तुएं बनाई वो सारी की सारी किसने खरीद ली, घरेलू क्षेत्र ने खरीद ली। तो ये मान्यता रहती है। बी है, फर्म बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती है तथा उसकी माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मीनिंग है कि इस टू सेक्टर मॉडल में जो पूर्ति होती है वो मांग के बराबर ही होती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है किसी वस्तु की, अर्थात जो फर्म तैयार करती है वो बराबर ही होती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है। सी है, व्यवसाय क्षेत्र यानी कि बिजनेस सेक्टर के पास, फर्म के पास अवितरित आय को सुरक्षित नहीं रखा जाता है। यानी कि बिजनेस सेक्टर के पास जो आय आती है, अर्थात आय कहाँ से आई, जो कि घरेलू क्षेत्र ने पैसा खर्च किया वस्तुओं को लेने पर, वो किसके पास पहुंच गया, वो बिजनेस सेक्टर के पास पहुंच गया, फर्म के पास पहुंच गया। अब फर्म उस पैसे को क्या करती है, अपने पास रिजर्व नहीं रखती है, सुरक्षित नहीं रखती है, बल्कि वह लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में किसको देती है, घरेलू क्षेत्र को देती है। और यही आय क्या होती है, घरेलू क्षेत्र की आय बन जाती है। और इसलिए हमारा डी लिखा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से जो हमने ABC लिखे हैं, ये तीनों के तीनों घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्र के बीच आय के चक्रीय प्रवाह की मान्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगत निर्गत विश्लेषण बतलाता है, अर्थात इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या बतलाता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता। बी, एक उद्योग का आगत दूसरे उद्योग का निर्गत होता है। सी, विभिन्न उद्योगों के मध्य वस्तुओं का प्रवाह भंवर और विपरीत धाराओं की तरह होते हैं। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। ए पे लिखा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता। अर्थव्यवस्था में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के हैं, द्वितीयक के हैं, तृतीयक के हैं, चतुर्थक के हैं, चाहे वो पंचक के हैं, संपूर्ण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक तो बात ये हुई, एक उद्योग का आगत दूसरे उद्योग का निर्गत बन जाता है, ठीक है जी। जैसे हम लोहा और कोयला की बात करें तो लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, ओके जी। तो जो कोयला यूज कर रहा है लोहा इस्पात तो उसका क्या हो गया, निर्गत हो गया। लेकिन कोयला उस उद्योग के लिए क्या बन गया, आगत बन गया। यदि कोयला नहीं आएगा आगत के रूप में, इनपुट के रूप में, तो लोहा तैयार कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर एक उद्योग का आगत दूसरे उद्योग का निर्गत बन जाता है। इसी प्रकार से यदि कोयले से बिजली पैदा हो रही है तो उसका जो प्लांट है उसमें जो मशीनरी है वो किससे बनी है, लोहे से बनी है। तो कोयला तो क्या है, अंतिम उसके लिए उत्पाद हो गया, उसका निर्गत हो गया। लेकिन लोहा उसके लिए आगत के रूप में काम करेगा, कब, जहां बिजली पैदा होती है, किससे, कोयले से। तो एक जगह तो क्या हो गया, कोयला क्या हो गया, लोहा इस्पात उद्योग के लिए आगत हो गया, ठीक है, और लोहा उसके लिए निर्गत हो गया। अगले पक्ष में क्या हुआ कि जहां कोयला जरा इम्पोर्टेंट है, जहां बिजली पैदा की जा रही है, तो वो तो निर्गत हो गया।
लेकिन मशीनें जो चल रही हैं वो लोहे की बनी हैं, तो उसके लिए वह आगत हो गया, इनपुट के रूप में हो गया। विभिन्न उद्योगों के मध्य वस्तुओं का प्रवाह कैसे होता है? सीधा नहीं होता। एक भंवर जैसे नदी में आता है, ठीक है, उल्टा सुल्टा या गोल घूमता रहता है, या विपरीत धाराओं की तरह होते हैं। अर्थात वस्तुएं उद्योगों के मध्य जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वह आती जाती रहती हैं, लेकिन सीधे क्रम में नहीं आती। कई प्रकार से उनका यूज किया जाता है, जिसके लिए शब्द यूज किया गया है। विभिन्न उद्योगों के मध्य वस्तुओं का जो प्रवाह होता, फ्लो होता है, वो कैसे होता है? भंवर और विपरीत धाराओं की तरह होते हैं। इसलिए ये वर्ड आपने याद रखने हैं। तो इस प्रकार से आज की सीरीज में मैंने आपको 13 मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बतलाए हैं, और जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको याद कर लेंगे। और इसके साथ आपने क्या करना है, हमारी जो आईडी यहाँ पर दे रखी हैं, इन आईडियों पर आपने हमें फॉलो करना है। फॉलो करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं यदि कोई आपकी दिक्कत है इसको समझने में। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।